सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भी। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार चुनाव में धांधली के आरोपों से घिरे चुनाव आयोग की दूसरे चरण के मतदान की। जानेंगे एसआईआर पर क्यों कोर्ट पहुंची बंगाल कांग्रेस, वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का क्या है प्लान, देखेंगे बीजेपी सरकार से क्यों नाराज हुए आरएसएस से जुड़े संगठन, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केरल में हुआ निकाय चुनाव का ऐलान, 2 चरणों में 9 और 11 दिसंबर को वोटिंग, 13 को आएंगे नतीजे। 1199 स्थानीय निकायों के लिए 2.5 करोड़ लोग करेंगे मतदान। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को राहत, राउजवेनी कोर्ट ने टाला मामले में आरोप तय करने का आदेश। 4 दिसंबर को सुनाया जाएगा फैसला। महाराष्ट्र कांग्रेस का बड़ा ऐलान, मुंबई समेत सभी निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी पार्टी नेता विजय वडेट्टीवार ने दी जानकारी। सीबीआई जांच में बड़ा खुलासा, 5 साल तक तिरुपति मंदिर में नकली घी की सप्लाई कर रही थी उत्तराखंड की भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी। 250 करोड़ में 68 लाख किलो नकली घी की हुई सप्लाई। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 319 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 83,535 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 82 अंकों की बढ़त के साथ 25,574 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। वो अभी तक ये नहीं बता रहा कि कितने लोगों ने पहले चरण में वोटिंग की है। बड़ी गड़बड़ी हो रही है और ये सब कुछ केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है। तो क्या कुछ कहा है तेजस्वी ने और क्या जवाब दिया बीजेपी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला किया है। तेजस्वी ने कहा कि 2 गुजराती किसी भी कीमत पर बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं। वो बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं। बिहार की जनता संविधान विरोधी कार्य करने वाले बेगैरत बेजमीर सत्ताधारी नेताओं को कड़ा सबक सिखाने के लिए एक पैर पर खड़ी है। गणतंत्र की जननी बिहार में इनकी वोट चोरी हरगिज नहीं चलेगी। जनता हर प्रकार से इनकी वोट चोरी और लोकतंत्र की डकैती रोकने के लिए तैयार है। तेजस्वी ने कहा कि पहले चरण के बाद एनडीए खेमे में भारी गमगीन माहौल है। हार के खौफ से गृह मंत्री अधिकारियों से मिलकर और फोन पर धमकी दे रहे हैं। जहां ठहरते हैं उस होटल के सीसीटीवी बंद कराकर देर रात्रि अधिकारियों को बुलाते हैं। ईडी के चंगुल में फंसे अधिकारी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को वोटिंग समाप्त होने तक हिरासत में लेने के निर्देश दे रहे हैं। जिस बूथ पर महागठबंधन मजबूत है उस बूथ पर गड़बड़ी के आदेश दिए जा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि बदलाव निश्चित है, इसलिए अधिकारी फोन करने वाले का स्क्रीनशॉट तक हमें भेज रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी चुनाव आयोग ने मतदान के आंकड़े जारी नहीं किए हैं, जिससे ये साफ होता है कि आयोग कुछ छुपा रहा है। आखिर आयोग बता क्यों नहीं रहा कि कितने पुरुषों और कितनी महिलाओं ने वोट डाला। चुनाव आयोग अब भाजपा का टूल बन चुका है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने भी तेजस्वी के दावे का समर्थन किया है। साथ ही राहुल गांधी तो पहले से ही बिहार में वोट चोरी की बात कहते चले आ रही हैं, तो इसे लेकर बीजेपी की सफाई सामने आ गई है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी नेता कृष्ण कुमार कल्लू ने कहा कि जो आरोप अमित शाह पर तेजस्वी की तरफ से लगाए गए हैं वो सरासर गलत और मनगढ़ंत है। बीजेपी और चुनाव आयोग पर अब धांधली के गंभीर आरोप लगे हैं। इसके सबूत भी सामने आ रहे हैं। तो बीजेपी चुनाव आयोग का बचाव करती दिख रही है। बिना जांच के ही तेजस्वी के आरोपों को झूठा बताया जा रहा है और इन सब के बीच दोनों ही दलों की तरफ से दूसरे चरण की जोर आजमाइश भी हो रही है। दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए वोटिंग कुछ ही घंटे बाद शुरू होने वाली है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों की तरफ से हो या चुनाव आयोग की तरफ से। सभी पक्षों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पहले चरण में 6 नवंबर को 243 में 121 सीटों पर मतदान किया जा चुका है और अब दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों में कतार लगनी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए कुल 45,399 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 5,326 शहरी और 40,073 ग्रामीण क्षेत्रों में है। इनमें 595 बूथ पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित होंगे, जबकि 91 बूथ दिव्यांगों द्वारा संचालित होंगे और 316 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। निर्वाचन विभाग में कंट्रोल रूम बनाया गया है।
चुनाव कर्मी ईवीएम लेकर बूथों पर पहुंच चुके हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम और सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। इस बार इमामगंज प्रखंड के हेरहज, पथरा और केवलडी गांव के मतदाता लगभग 25 साल बाद अपने गांव में ही मतदान कर सकेंगे। नक्सलियों के प्रभाव के चलते अब तक इन्हें अपने गांव से 10-12 किलोमीटर दूर जाकर वोट डालना पड़ता था। इस फेज में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें कई सीटें ऐसे जिले में है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं से सटे हुए हैं, जिसके चलते अतिरिक्त सतर्कता भी बरती जा रही है। भारत नेपाल सीमा से लेकर झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमाओं से लगे जिलों तक सब में विशेष निगरानी रखी जा रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1165 पुरुष हैं, जबकि 136 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी शामिल है। इस बार लगभग 3 करोड़ 70 लाख मतदाता अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 1 करोड़ 95 लाख पुरुष हैं, 1 करोड़ 74 लाख महिलाएं और 943 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। खबरों के मुताबिक इस चुनाव के लिए 13 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रचार किया। पीएम मोदी ने 14 तो गृह मंत्री अमित शाह ने 36 सभाएं की। सीएम नीतीश कुमार ने भी 84 सभाएं की। वहीं महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी ने 13 और प्रियंका गांधी ने 8 सभाओं को संबोधित किया, जबकि सबसे ज्यादा 171 सभाएं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की। और अब 14 नवंबर को चुनाव के नतीजों के साथ ही इन सभी का रिपोर्ट कार्ड भी सामने आ जाएगा। बिहार में दूसरा चरण जिसके पक्ष में जाएगा, सरकार उसकी ही बनेगी, ये तय है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एसआईआर बड़ा मुद्दा बना रहा और इसका असर अब देश के दूसरे राज्यों पर भी दिख रहा है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और यहाँ भी एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। बंगाल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, तो टीएमसी ने बड़ा खुलासा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में एसआईआर को लेकर तो बवाल पहले से ही मचा हुआ था और अब इसे लेकर पश्चिम बंगाल में भारी सियासी बवाल खड़ा हो गया है, जहां एक तरफ राज्य में इस प्रक्रिया को लेकर खुद की जान लेने के मामले थमते नहीं दिख रहे, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी बंगाल एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल सत्तारूढ़ टीएमसी का दावा है कि 27 अक्टूबर को एसआईआर शुरू होने के बाद से अब तक 15 लोगों ने खुद की जान ले ली है और इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। पार्टी का कहना है कि एसआईआर के डर से कुछ लोगों ने ऐसा कदम उठाया, जबकि कुछ की जानें हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक से गई हैं। इस बीच अब इस मामले में कांग्रेस की बंगाल यूनिट की एंट्री हो गई है। बंगाल कांग्रेस ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में ये मामला उठाया गया है। यही बेंच बिहार एसआईआर मामले की भी सुनवाई कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को तमिलनाडु सरकार की एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई करेगा। इन सब के बीच टीएमसी के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि टीएमसी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जब सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है तो फिर जवाब बीजेपी क्यों दे रही है। लेकिन तमाम विरोध के बावजूद पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम जारी है। 80,000 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स एसआईआर के फॉर्म्स बांट रहे हैं। 9 नवंबर की रात 8 बजे तक 5.15 करोड़ से ज्यादा एसआईआर के फॉर्म्स बांटे जा चुके हैं। 4 नवंबर से शुरू हुआ ये काम 4 दिसंबर तक चलने वाला है, लेकिन इसे लेकर मचा बवाल क्या मोड़ लेता है, ये देखना होगा। सवाल है कि इन लगातार जा रही जानों का सिलसिला आखिर कब थमेगा। इस बीच सभी की निगाहें 11 नवंबर की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। विपक्ष का दावा है कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी का खेल हो रहा है। राहुल गांधी इसे लेकर लगातार खुलासे भी कर रहे हैं और अब कांग्रेस वोट चोरी का मामला राष्ट्रपति के पास ले जाने की तैयारी में जुट गई है। वोट चोरी के खिलाफ 1 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर लेकर कांग्रेस महासचिव दिल्ली पहुंचे। तो क्या है कांग्रेस का पूरा प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस पार्टी ने देश भर में चलाए गए अपने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत करोड़ों हस्ताक्षर जुटाने का दावा किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इन हस्ताक्षरों के कागजात लेकर दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। उनके मुताबिक कांग्रेस ने कुल 1.21 करोड़ से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर जुटाए हैं, जिसमें हर एक व्यक्ति का नाम, फोन नंबर और पूरी जानकारी शामिल है। All of them joined together in their constituency. We have done more than 1 crore 21 lakhs signatures have been done, and we are. वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी ने लोकतंत्र की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में वोट चोरी के आरोपों की जांच कराई थी, जिसमें उन्हें कई गड़बड़ियां मिली।
पहले इन हस्ताक्षरों को चुनाव आयोग को सौंपने का फैसला किया गया था, लेकिन अब रणनीति बदल गई है। वेणुगोपाल ने महासचिवों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक के बाद घोषणा की कि वो भारत के लोगों की तरफ एक मेमोरेंडम सौंपने के लिए राष्ट्रपति से संपर्क करेंगे, जिसमें वोट चोरी के संबंध में 5 मुख्य मांगे होंगी। इस अभियान के तहत कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने भी 1.21 करोड़ साइन किए हुए कागजात दिखाए। कांग्रेस का ये बड़ा कदम दिखाता है कि वो चुनावी धांधली के मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रही है और इसे जनता की आवाज के रूप में उठाकर सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। कांग्रेस वोट चोरी को लेकर पूरे देश में बड़ा अभियान चला रही है, तो वहीं RSS और उससे जुड़े संगठनों ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। गुजरात सरकार के खिलाफ तो संघ से जुड़े मजदूर संगठन ने मोर्चा ही खोल दिया, सख्त चेतावनी दी जा रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात के बीजेपी सरकार के खिलाफ RSS ने मोर्चा खोल दिया है। RSS से जुड़े भारतीय मजदूर संघ का महाधिवेशन अहमदाबाद में हुआ और इसमें गुजरात सरकार पर मजदूर विरोधी नीतियां लागू करने के आरोप लगाए गए हैं। BMS के इस अधिवेशन में उससे जुड़े 161 महासंघों के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें गुजरात सरकार की नीतियों पर तीखा हमला किया गया। विशेष रूप से पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को बहाल करने और उद्योगों में कार्य समय को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने के फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग पर कड़ा रुख अपनाया गया है। BMS के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चुड़ासमा ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने आंखें नहीं खोली तो मजदूरों का गुस्सा चरम पर पहुंच जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को याचिकाओं वाला एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। संघ की मांगों की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना यानी OPS का तत्काल कार्यान्वयन, 8 घंटे से 12 घंटे किए गए कार्य समय वृद्धि के फैसले को वापस लेने की मांग। BMS ने इस मुद्दे पर गठित समिति में अपना प्रतिनिधित्व मांगा है और समिति गठन तक फैसले को लागू न करने की मांग की है। इसके अलावा ALC, DLC, GLO और औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी स्तरों पर रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए। सरकारी विभागों से शुरू करते हुए ठेका प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। साथ ही ठेका श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार की तर्ज पर एक नया बोर्ड गठित करने की मांग की गई है और निश्चित अवधि के कर्मचारियों का कार्यकाल घटाकर 1 साल कर उन्हें नियमित वेतनमान में शामिल किया जाए। BMS के विरोध प्रदर्शन से बीजेपी के अंदर चिंता दिख रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार की नीतियों को लेकर पहली बार इतना आक्रामक रुख संघ से जुड़े संगठनों ने अपनाया है। OPS को लेकर तो सीधे सीधे गुजरात सरकार के साथ ही मोदी सरकार को भी सवालों में खड़ा कर दिया गया है, जिससे साफ है कि बीजेपी और संघ के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। हाल ही में RSS चीफ मोहन भागवत का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि संघ नीतियों के आधार पर समर्थन करता है। अगर कांग्रेस की नीतियां संघ को सही लगेंगी तो वो कांग्रेस का भी समर्थन करने को तैयार है। बीजेपी से संघ की नाराजगी की खबरें तो पहले से ही आ रही थी। अब उससे जुड़े संगठन बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं, जिसने बीजेपी हाईकमान की चिंता बढ़ा दी है। तो चिंता मोदी सरकार के महिला आरक्षण कानून को लेकर भी हो रही है। कानून तो बन गया है, लेकिन ये लागू कब होगा ये तय नहीं हुआ है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करने की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार को ये नोटिस जारी हुआ है। ये कानून संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है, लेकिन वर्तमान प्रावधानों के मुताबिक ये आरक्षण जनगणना और उसके बाद की होने वाली परिसीमन यानी डिलिमिटेशन प्रक्रिया के बाद ही लागू होगा, जिसकी समय सीमा अभी तय नहीं है। जस्टिस BV नागरत्न और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि सरकार ने 33% महिला आरक्षण तो दे दिया, लेकिन इसे एक ऐसी प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है जो ना जाने कब शुरू होगी। अभी तक जनगणना भी शुरू नहीं हुई है, जबकि डिलिमिटेशन तो उसके बाद ही होता है। कानून बन चुका है तो लागू करने में ऐसी अनिश्चित शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। कोई तार्किक आधार नहीं है, कुछ नहीं बताया गया है कि कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि किस कानून को कब लागू करना है ये सरकार यानी एग्जीक्यूटिव का काम है। हम सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि वो इसे कब लागू करने का प्रस्ताव रखते हैं। शायद सरकार इसे वैज्ञानिक डेटा पर आधारित करना चाहती हो। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जब सरकार ने 33% आरक्षण का प्रावधान किया तो ये माना जाना चाहिए कि उनके पास पहले से ही आवश्यक वैज्ञानिक डेटा मौजूद था। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर इस संबंध में अब सख्त निर्देश दे दिया है। अब अगली सुनवाई में केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि वो महिला आरक्षण कानून लागू करने की समय सीमा और उसकी योजना को लेकर क्या सोचती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर दिया है, जवाब मांगा गया है। वैसे मोदी सरकार का कहना है कि जनगणना के बाद ही ये कानून लागू हो पाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जनगणना 2027 का पहला प्री टेस्ट
10 नवंबर से शुरू हो गया है, जो 30 नवंबर तक चलेगा। तो क्या है इस बार की जनगणना में खास, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की आगामी राष्ट्रीय जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत आज यानी कि 10 नवंबर से प्री टेस्ट प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। ये प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2025 तक के बीच देश भर के चुनिंदा क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी। ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें नागरिकों की जाति संबंधी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। प्री टेस्ट का मकसद डेटा कलेक्ट करने के तरीकों, लॉजिस्टिक्स ट्रेनिंग और डिजिटल टूल्स की जांच करना है। ये 2027 की जनगणना से पहले फील्ड की चुनौतियों का आकलन करने के लिए भी की जा रही है। साथ ही जनगणना की प्रभावशीलता और सटीकता का परीक्षण करना है। टेस्ट में मोबाइल ऐप से डेटा कलेक्शन और सेल्फ एन्यूमरेशन का टेस्ट किया जाएगा। इस प्री टेस्ट में घरों की सूची, जनसंख्या विवरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य आंकड़ों को जमा किया जाएगा। ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसे 2 चरण में पूरा किया जाएगा। पहला चरण हाउस लिस्टिंग का है, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक पूरा चलेगा, और दूसरा चरण जनसंख्या गणना का है और ये पूरे देश में फरवरी 2027 से शुरू होगा। लेकिन जनगणना कैसे होगी, इसके मद्देनजर सरकार ने प्री टेस्ट यानी ट्रायल शुरू कर दिया है। पहले जनगणना में डेटा कागज पर भरा जाता था, फिर उसे डिजिटल रूप में बदला जाता था। ये प्रक्रिया काफी समय लेती थी और इसमें गलती की भी ज्यादा गुंजाइश रहती थी। लेकिन अब ये सब डिजिटल रूप में और रियल टाइम में होगा। जनगणना 2027 को लेकर सरकार इसलिए भी तैयारियों पर ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि मोदी सरकार में होने वाली ये पहली जनगणना होगी। आखिरी बार 2011 में मनमोहन सरकार के समय में जनगणना हुई थी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। वैसा होता तो यह है कि मतदान होने के बाद में नतीजे आने तक नेता लोग थोड़ा सुस्ता लेते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर विपक्षी नेताओं की नींद उड़ी हुई है, वो रातों दिन जाग रहे हैं, क्योंकि शहर की सड़कों पर एक चोर निकला हुआ है आधी रात के बाद। वो चोर जो सिर्फ वोट ही चोरी नहीं कर रहा है, बल्कि सरकारें तक चुरा रहा है, ऐसा खबरें कह रही हैं और वीडियो भी सामने आ रहे हैं। अगर इन बातों में सच्चाई है तो मोदी है तो मुमकिन होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी।